हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का मॉडल पेपर नंबर 2। इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 का था वो हमने देख ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर संपूर्ण कोर्स के साथ में जो 2 वीडियो मॉडल पेपर के हुए हैं उनको भी डाला गया है, तो आप वहां जाकर भी वीडियो देख सकते हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स वाला 3.14 को ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पर जितने भी मॉडल पेपर और इनके आंसर की है वो आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवाई जा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉडल पेपर नंबर 2 जो कि है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। तो जो चैप्टर नंबर 3 और 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने इस पेपर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो देखते हैं आगे। नमूना प्रश्न पत्र 2 वार्षिक परीक्षा 17 की बार 2023-24 कक्षा 8 आपका पेपर है वो कितने घंटे का रहने वाला है? 2.5 घंटे का। सबसे पहले है बहुविकल्पात्मक प्रश्न। तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या फिर पतंग, कोई भी चतुर्भुज हो जिसके आमने सामने की बिंदुओं को यदि हम मिलाते हैं तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो एक बार इधर हम चतुर्भुज बना लेते हैं कोई भी। जैसे ये एक चतुर्भुज बना लिया हमने। इस चतुर्भुज की आमने सामने के बिंदु, जैसे ये बिंदु है ए, ये बिंदु हो गया बी, ये सी और ये डी। तो आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ए सी और जो बी डी है, ए सी और बी डी, उनको क्या कहा जाता है? प्रश्न ये है, तो इनको क्या कहा जाता है? विकर्ण। ये चतुर्भुज के क्या है? विकर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? स। तो आपको ऑप्शन में कौन सा लिखना है? स आपको टिक लगाना है, या फिर कोष्टक या जो आप सारणी बनाते हो उसमें पहले का आंसर क्या देना है? स। तो इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर वो डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमारा जो भी चैप्टर नंबर 3 और 4 में डाउट है या फिर जितने भी क्वेश्चन है उनको हम पूर्ण कर सकें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के बाह्य कोणों का योग। अब चाहे नाम किसका आ रहा है यहाँ पर? बाह्य कोण का। तो जब भी नाम बाह्य कोण का आ जाए तो चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो बाह्य कोण का नाम आते ही जब भी बाह्य कोणों के योग का क्वेश्चन आए तो आपको एक ही काम करना है, 360 डिग्री पर क्या लगाना है? टिक। अब चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे कितने भी भुजाओं का बहुभुज हो, हमेशा बाह्य कोणों का मान फिक्स होता है। कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। लेकिन अंतः कोणों का मान जरूर चेंज होता रहता है। त्रिभुज के लिए अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 होता है। इस प्रकार जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे अंतः कोणों का योग भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का एक सूत्र बताया था मैंने, n-2 गुणा 180 डिग्री। ये होता है किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग।
आगे है क्वेश्चन नंबर 3, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो समचतुर्भुज के बारे में, नाम समचतुर्भुज आया तो एक बार हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं कोई कोण 90 डिग्री का न हो। क्योंकि बराबर समान भुजाएं तो सभी भुजाएं तो वर्ग की भी बराबर होती है, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर क्या है? वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। प्रत्येक तो छोड़ो, एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो हम एक बार समचतुर्भुज का डायग्राम बनाएं। तो ये है समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं लगभग क्या होनी चाहिए? बराबर। ये चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब इसमें ये इसके शीर्ष हो गए ए, बी, सी और डी। ये इसके दो विकर्ण हो गए ए सी और बी डी। दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। याद रखना, जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है उनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर, मतलब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में भी विभाजित करते हैं। मान लेते यदि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो जितना ए ओ होगा उतना ही कोण होगा ओ सी, और जितना ओ बी होगा उतना ही कोण होगा ओ डी। इसी के साथ यदि हम बात करें कोण के बारे में, तो कोण ए है वो किसके बराबर होगा? सी के बराबर। कोण ए है वो किसके बराबर हो जाएगा? सी के बराबर। और कोण बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर। क्योंकि समचतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और आमने सामने के कोणों को कहा जाता है सम्मुख कोण। तो समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। साथ ही पास पास वाले जो कोण हैं, पास पास का मतलब आसन कोण, तो कोण ए और कोण बी का योग है वो हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार बी और सी का योग भी 180 डिग्री, सी और डी का योग भी 180 और ए और डी का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये था समचतुर्भुज। तो यहाँ पर केवल बात की गई है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। तो एक दूसरे को काटते हैं न्यून कोण पर काटते हैं, अधिक कोण पर काटते हैं, सरल कोण पर या फिर समकोण पर। तो अभी पढ़ा कि हमने समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ऐसे दो ही चतुर्भुज हैं, एक तो वर्ग और एक समचतुर्भुज, क्योंकि इन्हीं की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? द। आगे बात करें चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान माप के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी पास पास, आसन भुजाओं का मतलब होता है पास पास वाली भुजाएं यदि समान है तो वह कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा? वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज, आयत या पतंग। एक बार हम बात करते हैं वर्ग की। इसकी बात करें हम वर्ग की, जैसे ये वर्ग है, ये कह रहा है कि वर्ग आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं। तो ये पास वाली इस पास वाली की भुजा के बराबर है, ये भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, ये दोनों भुजाएं भी बराबर है और ये दोनों भुजाएं भी बराबर है। इसका मतलब वो कौन है? वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो पास पास वाली तो बराबर होगी ही। तो यहाँ से आंसर कौन सा आ जाएगा? वर्ग। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बराबर होती है, पास पास वाली बराबर नहीं होती है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, पास पास वाली भुजाएं बराबर नहीं होती। इसी के साथ पतंग में भी, पतंग में जो पास पास वाली भुजा होती तो बराबर है लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 है इसी का, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए और सी हो तो, यदि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए और सी है तो उनमें क्या संबंध होता है ए और सी में? जिस प्रकार हमने समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा है उसी प्रकार हम अब पढ़ लेते हैं किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज लगभग किसके जैसा होता है? आयत के जैसा, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा बना होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है लेकिन समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। ये नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये हो गए इसके दो विकर्ण। एक तो एसी विकर्ण हो गया और एक बीडी विकर्ण हो गया। दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित तो कौन करता है?
समचतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर नहीं है, इसलिए विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, केवल समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज में लंब समद्विभाजित और समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित। अब बात करते हैं हम विकर्ण की। तो विकर्ण का भी पढ़ लिया हमने कि जो आमने सामने ये AO है वो किसके बराबर होगा, OC के बराबर, और OB है वो किसके बराबर हो जाएगा, OD के बराबर। बात करें कोण A की, तो जिस प्रकार समचतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में भी समूह कोण क्या होते हैं, बराबर, और आसन कोणों का योग वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो पास पास वाले कोणों का योग तो होगा 180 डिग्री, और जो आमने सामने के कोण है A और C, A है वो किसके बराबर होगा, C के बराबर, और B है वो किसके बराबर होगा, D के बराबर। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि A और C में क्या संबंध होता है, तो A और C आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, B। तो इस प्रकार डिटेल से हमने क्वेश्चन भी कर लिया, और इसका जो भी थ्योरेटिकल बातें हैं वो भी सारी इसमें हो गई है, ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। जिस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया तो उस चैप्टर को लगभग हम पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, कोई पासा फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो संख्या 5 है वो एक पासा फेंकने पर कितनी बार आती है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। जैसे एक पासा फेंकना है, तो अब एक पासे की बात करते हैं, तो पासे पर जो है उसका सारी बात कर लेते हैं। पासे पर कुल परिणाम तो कितने होते हैं, कुल संभावित परिणाम है वो कितने होते हैं, 6। तो कुल परिणाम तो कितने हो जाएंगे, 6। कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब आप एक पासे को फेंकोगे तो इन्हीं 6 संख्याओं में से कोई संख्या ऊपर आएगी। अब बात यदि ये कह रहा है कि संख्या 5 आने की प्रायिकता, तो 5 आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम को हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। पासे पर चाहे कोई सी भी संख्या हो वो एक बार ही आती है। 1 भी एक बार ही होता है, 2 भी एक बार, इसी प्रकार जो 6 तक अंक है वो सभी एक एक बार होते हैं। इसलिए किसी भी अंक की यदि प्रायिकता पूछे तो हमेशा 1/6 ही होगी। ऐसे नहीं कि 5 का पूछ लिया तो आपने 5/6 आंसर दे दिया, क्योंकि 5/6 यहाँ पहले ऑप्शन पर है, जो कि क्या है, गलत। किसी भी अंक की यदि प्रायिकता पूछे तो हमेशा याद रखना प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, स। प्रश्न संख्या 7 है, वृत्त आरेख में संपूर्ण वृत्त को विभाजित किया जाता है। वृत्त आरेख होता है, इस प्रकार एक वृत्त बनता है, उसमें जिस प्रकार हम उसको डिवाइड करते हैं, इस प्रकार वृत्त आरेख में पाई चार्ट है, ये क्या है, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में जो ये हमें विभाजित कर रहे हैं, ये क्या है आखिरकार, ये वाला भाग है वो क्या है, तो इसको बोला जाता है त्रिज्य खंड। क्या बोला जाता है, त्रिज्य खंड। क्योंकि त्रिज्याओं से बना हुआ जो खंड है उसको क्या बोला जाता है, त्रिज्य खंड। तो वृत्त में जो संपूर्ण वृत्त को हम विभाजित करते हैं तो किस में विभाजित करते हैं, त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं, क्योंकि ये सभी त्रिज्याएं हैं। जो अभी ये लाइनें खींची है, 1 2 3 4 5, ये सभी त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याओं के रूप में इसको हम बांट रहे हैं, तो ये सारी की सारी त्रिज्य खंड कहलाएगी। प्रश्न संख्या 8 है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, 1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। और एक अनिश्चित घटना जो कि घटित कभी होनी नहीं है, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। यदि कोई प्रायिकता घटना संभव है ही नहीं तो उसकी प्रायिकता तो होगी 0। जैसे पासे पर अंक 7 आने की प्रायिकता, पासे पर होते ही अंक 6 तक की है तो 7 आएगा कैसे, तो ये कभी भी संभव नहीं है। और जो घटना संभव नहीं है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 0। तो यहाँ पर निश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो निश्चित घटना की प्रायिकता वो सदैव कितनी होती है, 1। जिसे हम बात करें कि 1 क्यों आया, जैसे एक थैले के अंदर लाल गेंद है, सारी की सारी लाल गेंद है, यदि हम मैं उसमें से किसी भी गेंद को निकालूंगा तो वो लाल ही निकलेगी, इसलिए इसकी प्रायिकता है वो सदैव कितनी रहती है, 1।
अब बात करते हैं हम रिक्त स्थानों की। सबसे पहला रिक्त स्थान है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खालिस्तान करते हैं। अभी बात की थी समांतर चतुर्भुज के बारे में, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं या फिर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो लंब समद्विभाजित तो करते हैं समचतुर्भुज के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण, और समांतर चतुर्भुज के और आयत के, समांतर चतुर्भुज के और आयत के विकर्ण एक दूसरे को केवल और केवल क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। और वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित। तो यहां से आंसर कौन सा हो जाएगा, लंब समद्विभाजित। फिर है एक आयत के विकर्ण खालिस्तान माप के होते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आयत के बारे में। तो आयत के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। ये हो गया एक आयत, नाम दे देते इसको ए, बी, सी और डी। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। साथ में ही प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कोण ए, बी, सी और डी सभी कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। अब बात करते हैं इनके विकर्ण की। तो विकर्ण जो आकृति सीधी सीधी बनती है, सीधी सीधी आकृतियाँ कौन सी बनती है, एक तो वर्ग बनता है और एक आयत बनता है। तो जो आकृतियाँ सीधी सीधी बनती है उनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण क्या होंगे, समान, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद केवल और केवल समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित नहीं, अभी पढ़ा ऊपर। और ये सभी जो अंदर वाली भुजाएं हैं वो आपस में सारी चारों ही क्या होगी, बराबर होगी। आयत की अंदर वाली जो भी चारों भुजाएं हैं विकर्ण एक दूसरे को काटने पर चार भुजाएं बना रहे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो ये चारों ही आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि पहले से ही बराबर है, उसके बाद में भी बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो इसलिए चारों के चारों आपस में क्या होगी, बराबर। आगे है, किसी प्रयोग के परिणाम खालिस्तान कहलाते हैं यदि उनके आने के संयोग बराबर हो। यदि दो घटनाओं के परिणाम यदि बराबर आ रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है समप्रायिक घटनाएं। क्या कहा जाता है, समप्रायिक घटनाएं। तो ऐसे ही परिणाम को क्या कहा जाएगा, समप्रायिक परिणाम। आगे है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी होगी। दो सिक्के हैं, अब बात करते हैं हम एक बार सिक्कों की। सिक्कों की बात करें तो जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 2, और 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो परिणाम कितने आते हैं, 4। इसी प्रकार यदि 3 सिक्कों को उछाला जाएगा तो परिणाम कितने आएंगे, 8। ऐसे नहीं कि 2, 4, 6 आ जाए, क्योंकि ये 2 की पावर n के रूप में चलते हैं, और n यहाँ पर है उछालों की संख्या, उछालों की संख्या। यदि एक बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का आंसर कितना आता है, 2। यदि 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का आंसर कितना आता है, 2, 4। इसी प्रकार 2 की पावर यदि 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8। पासे पर भी यदि एक बार उछाल रहे हो तो 6 परिणाम आएंगे, और यदि आप 2 बार उछाल रहे हो तो परिणाम कितने आएंगे, 36, क्योंकि ये भी 6 की पावर n के रूप में चलते हैं। तो 6 की पावर 1 तो हो जाएगा 6, और यदि 6 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या कितनी रहेगी, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी रहेगी, 4। अच्छा, यहाँ पर खालिस्तान देना था, वो खालिस्तान दिया नहीं, तो यहाँ पर आप खालिस्तान देख लेना। तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 4 परिणाम हो सकते हैं। अब वो होंगे कौन कौन से, तो यदि एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 2 आते हैं, या तो एच आता है या फिर टी आता है, हेड और टेल, चित और पट। एच को तो बोला जाता है चित और टी को बोला जाता है पट। इसी प्रकार यदि 2 बार उछाले तो हमारे सिलेबस में केवल 1 बार तक का है, 2 बार में केवल परिणाम पूछे हैं। तो 2 में कौन कौन से हो सकते हैं, या तो दोनों पर ही एच एच आ जाए, या दोनों पर ही टी टी आ जाए, या फिर 1 पर टी और 1 पर एच, या फिर 1 पर एच और 1 पर टी। ये इतने ही परिणाम केवल बनते हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। फिर असत्य और असत्य में आंसर देना है।
तो सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज भी होते हैं। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी प्रश्नावली 3.4 में है। जो लास्ट की प्रश्नावली 3.4 उसमें दे रखे हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो एक बार आप बस ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक ऑर्डर मतलब क्रम याद करना है। जो मैं क्रम लिख रहा हूँ यहाँ पर वो याद करना है। सबसे ज़्यादा गुण होते हैं किसमें? वर्ग में, क्योंकि वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती है, विकर्ण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं, साथ में ही दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो सबसे ज़्यादा यदि गुणधर्मों का धनी है तो वो कौन है? वर्ग। वर्ग के बाद में बात आती है किसकी? आयत की। आयत के बाद में समसमासम। समसमासम का मतलब है समचतुर्भुज, फिर है समांतर चतुर्भुज, फिर है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और लास्ट में आता है कौन? पतंग। तो आपको ये क्रम याद करना है। वर्ग, वर्ग के बाद में आयत, आयत के बाद में समसमासम, सम समा और सम। तो आपको इस प्रकार याद करना है। सबसे पहले तो एक क्रम याद करना है, ताकि जब भी कोई प्रश्न इस प्रकार का आए कि सभी चतुर्भुज समांतर होते हैं, सभी पतंग आयत होते हैं, इस प्रकार जो भी प्रश्न आए सत्य असत्य का, वो गलत नहीं जाए। तो आपको याद क्या करना है? एक तो ये क्रम याद करना है, और एक याद करना आपको कि यदि हम नीचे से कहाँ जाए? ऊपर। चाहे नीचे से ऊपर एक एक छोड़ के जाए, चाहे दो दो छोड़ के जाए, चाहे डायरेक्ट जाए, चाहे कहीं से भी हम नीचे से कहाँ जाए? ऊपर जाए। नीचे से कहाँ जाए? ऊपर। तब हमारा कथन हमेशा क्या रहेगा? सत्य। कथन क्या रहेगा हमारा? सत्य, क्योंकि हमारा लेवल बढ़ रहा है, और लेवल बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सत्य। और यदि हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे। चाहे कैसे आए नीचे, तब कथन हमारा क्या होगा? असत्य, क्योंकि हमारा लेवल है वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने का मतलब नेगेटिव। सत्य होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव असत्य। तो याद आपको केवल क्रम याद करना है। नीचे से ऊपर जाने को सत्य, और ऊपर से नीचे आने का असत्य। तो यहाँ पर बात की गई है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। पहले नाम आया है समांतर का, बाद में आया है सम का। तो पहले समांतर के पास चले, तो ये रहा समांतर चतुर्भुज, और ये रहा समचतुर्भुज। तो सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। हम नीचे से कहाँ आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं होते, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो इस प्रकार आपको चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, गलत आपका नहीं होगा। फिर है वर्ग की सभी भुजाएं असमान होती है। वर्ग की सभी भुजाएं असमान कब से होने लग गई? वर्ग की सभी भुजाएं तो क्या होती है? समान होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। फिर आगे है वर्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण 360 डिग्री होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री का, और ये हमने पाई चार्ट में बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है। आगे प्रश्न है दो पासों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या 12 है। तो दो पासों को उछालने पर, अभी पढ़ा था कि दो पासों को उछालने पर परिणामों की संख्या 12 नहीं होती, कितनी होती है? 36। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ये क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि दो पासों को उछालने पर तो कुल परिणाम हो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36। तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, रिक्त स्थान और सत्य असत्य। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और जो निबंधात्मक प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आगे वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो मिल जाएगा और आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा।